हेलो, मैं डॉक्टर जॉय घोष। आई एम एन ऑन्को सर्जन और अ कैंसर सर्जन एट सह्याद्री हॉस्पिटल्स इन पूना। आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। ओरल कैंसर आप जैसे जानते हैं हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा प्रमाण से बढ़ती जा रही है और इसके कारण भी हमें पता है कि तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी ये सब चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से जो ओरल कैंसर के पेशेंट है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में अब तक काफ़ी जानकारी आपको मिल गई रहेगी। हम जब पिक्चर देखने जाते हैं तो हम उसी के एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल के बारे में आपने सुना होगा, जो कैंसर ट्रीटमेंट में माहिर है। उन्होंने ये ऐड तैयार की है जिसके ऊपर वो दिखाते हैं कि ओरल कैंसर के कितने बुरे इफ़ेक्ट होते हैं एक आदमी पे भी और वो परिवार पे भी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे लिए क्या अवेलेबल है। तो जैसा हम जानते हैं ये कैंसर मुंह के अंदर के लाइनिंग से शुरुआत होती है। इस लाइनिंग से जुड़े हुए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो हम जानते हैं कि जीभ है। जीभ हमारे बात करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाना खाने के लिए भी जीभ की इस्तेमाल की जाती है। जो जबड़े का हड्डी होता है या जिसे जॉ बोन कहा जाता है, तो उसके साथ भी ओरल कैंसर के बहुत सारे ऑपरेशन जुड़े हुए हैं। तो इसके वजह से जब हम ओरल कैंसर का ऑपरेशन प्लान करते हैं तो ये सब क्रिटिकल चीज़ें और ये सब क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स वो ऑपरेशन में हैंडल होते हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओरल कैंसर का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑपरेशन से ही किया जाता है। अगर हम ये ऑपरेशन कर सके, ओरल कैंसर का ऑपरेशन कर सके, तो पेशेंट को सक्सेस रेट अच्छा मिलता है और इस ऑपरेशन के बाद भी रिकवरी अच्छी हो सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो पहले कंसेप्ट पे आते हैं कि ओरल कैंसर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, कैंसर के जो जख्म हम देखते हैं मुंह के अंदर, तो ये कैंसर के जख्म तो बाहर से दिखते हैं और जब हम एक्चुअली उन्हें चेक करते हैं, जब डॉक्टर्स चेक करते हैं, तो ये जख्म काफ़ी बार ये कैंसर के जख्म ज़्यादा अंदर तक जा चुके होते हैं। इसके लिए हमें पहले पेशेंट का CT स्कैन, MRI और कभी कभी PET स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि कैंसर कितने तक फैल चुकी है। तो एक बार ये स्कैन हो जाएंगे तो आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकेंगे कि ऑपरेशन का एक्सटेंट क्या होगा। मुंह के कैंसर का जब ऑपरेशन हम प्लान करते हैं तब पहला चीज़ ये देखना होता है कि ये बोन से या जॉ बोन से कितना दूर है, जख्म कितनी दूर है। जख्म से ये दूरी को हम मार्जिन नाम से कहते हैं। मार्जिन मतलब कि जहाँ कैंसर की जख्म ख़त्म होती है उससे हमें कुछ थोड़ा दूर जाके हमें ऑपरेशन का कट लेना होता है। क्यों? क्योंकि ये कैंसर के सेल्स कभी कभी वो जख्म के आसपास भी रहते हैं। तो अगर हम कैंसर सिर्फ उतना ही जख्म निकालेंगे तो कैंसर छूटने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर हम ये क्लियर मार्जिन से निकालेंगे, थोड़ा सा दूर जाके, यूजुअली हम प्लान करते हैं 1 सेंटीमीटर का मार्जिन, यानी 1 सेंटीमीटर दूर जाके हम कट करेंगे ताकि उतना नॉर्मल टिश्यू भी निकाला जाए। जब ये नॉर्मल टिश्यू निकलेगा तो हम 100% श्योर रहते हैं कि ये कैंसर भी पूरा क्लियर हो गया है। ऑपरेशन के प्लानिंग में जब हम ये 1 सेंटीमीटर का मार्जिन रखने का सोचते हैं, बहुत बार ये मार्जिन हमें बोन की तरफ नहीं मिलता है, यानी जॉ बोन बहुत नज़दीक होती है कैंसर की जख्म को। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब कैंसर के साथ साथ हमें जॉ बोन का भी ऑपरेशन करना पड़ता है या हड्डी का भी ऑपरेशन करना पड़ता है। जब हड्डी के ऑपरेशन का प्लानिंग हम करते हैं तो ये 2 चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि कैंसर से ये हड्डी ग्रस्त हो चुकी है या नहीं। अगर ग्रस्त हो चुकी हो तो हमें वो पूरी हड्डी वहाँ से निकालनी पड़ेगी, यानी यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो कैंसर से पूरी ग्रस्त हो नहीं गई है लेकिन आसपास आ चुकी है कैंसर, तो हम कभी कभी उसका सिर्फ एक पट्टा निकाल के भी काम कर सकते हैं। तो रही बात, अभी हमने जॉ बोन का ऑपरेशन किया, जबड़े का हड्डी का हमने ऑपरेशन किया, तो आगे क्या? पेशेंट खा कैसे पाएंगे, पेशेंट बात कैसे कर पाएंगे, पेशेंट का चेहरा कैसे दिखेगा, ये सब प्रश्न हमारे मन में आते हैं। पेशेंट के भी मन में यही आएंगे कि हमारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, हमारा बोलना प्रॉब्लम में आ जाएगा, हमारा खाना भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये हमें समझ सकते हैं कि ऑब्वियस क्वेश्चंस है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब ऑपरेशन प्लान करते हैं तब उसका रिकंस्ट्रक्शन भी प्लान करें, यानी जब हम वो चीज़ निकालने वाले हैं तो वही जगह हम बनाने कैसे वाले हैं उसका भी हमें प्लानिंग पहले से ही होना चाहिए। तो अब हमारे पास आधुनिक तरीके के ऑपरेशंस भी अवेलेबल है जो प्लास्टिक सर्जन्स के साथ में हम करते हैं। हमारे टीम में प्लास्टिक सर्जन्स भी मौजूद है जो स्पेशलाइज स्किल्स से आते हैं, जिसे हम माइक्रोवैस्कुलर सर्जन्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है?
तो जैसे मैंने कहा कि हम जॉ बोन का ऑपरेशन करेंगे, हड्डी निकालेंगे, तो उसी तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा प्लास्टिक सर्जन्स के हेल्प लेके एक पैर के एक हड्डी का ऑपरेशन करके वही हड्डी हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हड्डी निकालेंगे तो हड्डी के बदले हम हड्डी वापस बिठाएंगे वहाँ पे। और ये जो हम प्रश्न पूछ रहे थे कि खाने, बोलने और चेहरे का क्या, तो ये सब आंसर्स हमें इससे मिल जाते हैं कि चेहरे में बदलाव बहुत कम होगा, हड्डी के बदले हड्डी रहेगा, मुंह का जो बदलाव है या चेहरे का जो बदलाव है वो बहुत ही कम होता है, टंग को भी सपोर्ट मिल जाती है और खाने बोलने में धीरे धीरे जैसे पेशेंट की रिकवरी हो जाएगी वो अच्छे से खाना भी खा सकते हैं और बोल भी पाते हैं। ऑब्वियसली जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम उसको पहले से मैच कर सके। इसमें एक और सवाल पैदा होती है कि आप अगर पैर का हड्डी निकालेंगे तो आदमी चलेगा कैसे। इसका भी आंसर बहुत ईजी है। पैर में दो हड्डियां रहते हैं, एक जो बड़ी हड्डी है जिसका नाम टिबिया होता है, उसके ऊपर हम भार देके चलते हैं, और एक दूसरी हड्डी होती है जो एक पतली सी हड्डी है टिबिया के बाजू में, जिसे फिब्यूला कहते हैं। इस हड्डी पर हम भार नहीं देते हैं, इस पे कोई वजन नहीं गिरता है। तो हम इस हड्डी और उसके ऊपर वाली चमड़ी को इस्तेमाल करते हैं और मुंह का हिस्सा बहुत अच्छे से बना सकते हैं बिना कुछ प्रॉब्लम किए पेशेंट को उनके चलने में या आगे के जीवन में। इसी तरह जब हम जीभ का ऑपरेशन प्लान करते हैं तो इसी तरह के सवाल आते हैं कि आदमी खाना कैसे खाएगा और बात कैसे करेगा। जब जीभ का भी ऑपरेशन करते हैं हम इसी तरह से रिकंस्ट्रक्शन का प्लान करते हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली कोई हड्डी के ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नहीं किया जाता है, लेकिन उसे हम या तो हाथ का चमड़ी या पैर का कोई हिस्सा लेके, पैर का चमड़ी का हिस्सा लेके हम जीभ को फिर से बना सकते हैं, ताकि जो मूवमेंट है या जीभ का जो एटलीस्ट खाने और बोलने का फंक्शन है उसे हम जितना अच्छे से हो सके मेंटेन कर सके। अगेन रिजल्ट्स आदमी मतलब ईच पर्सन के ऊपर रहेगा, जिस तरह पेशेंट का रिकवरी हो उसी तरह उनका आगे बोलने खाने में भी रिकवरी होते रहता है। तो ऑपरेशन के बारे में जो डिस्कशंस थे और तो डिटेल में काफ़ी बात कर सकते हैं। आपको कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। आगे और क्या ऑपरेशन के बाद ज़रूरी पड़ता है, तो जब हम ऑपरेशन करते हैं हम कुछ हाई रिस्क फैक्टर देखते हैं। ऑपरेशन का हमें रिपोर्ट मिलता है पेशेंट का 7 या 8 दिन के बाद। हमारे जो पैथोलॉजिस्ट है वो पूरा वो स्पेसिमेन चेक करेंगे और इसके ऊपर कुछ रिस्क फैक्टर देते हैं। तो ये ऑपरेशन के बाद हमें मालूम पड़ता है फर्स्ट थिंग कि लिम्फ नोड्स ये इन्वॉल्व है कि नहीं। लिम्फ नोड्स क्या चीज़ है? कुछ छोटे छोटे हमें ग्रंथि मिलते हैं जो गले में रहते हैं और ये ऑपरेशन के टाइम पे हम निकाल देते हैं। जब हम मुंह का ऑपरेशन करते हैं तब ये सेम टाइम पे गले का भी ऑपरेशन किया जाता है ताकि हम ये पूरे लिम्फ नोड्स वहाँ से क्लियर कर सके। कैंसर स्प्रेड होने का जो फर्स्ट स्टेप है ये गले के लिम्फ नोड्स में हो सकता है। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं वो पूरे लिम्फ नोड्स हम क्लियर करते हैं। ऑपरेशन के बाद ये चेक करने से हमें मालूम पड़ता है कि लिम्फ नोड्स में कैंसर की बीमारी गई है या नहीं। अगर गई होगी तो ये पेशेंट को आगे जाके हमें रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। रेडिएशन मतलब हम बाहर से पेशेंट को लाइट देते हैं जहाँ पे हमने ऑपरेशन किया है, ताकि ये कैंसर वापस दोबारा नहीं हो। सिमिलरली जब ये हड्डी में अगर कैंसर चली जा चुकी होती है या कैंसर अंदर के डीप टिश्यूज तक जा चुकी होती है, तभी भी हमें रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है कि रेडिएशन से हम पूरे तरीके से पेशेंट को ठीक कर सके। इसके बाद कुछ और हाई रिस्क फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम डिसाइड ये भी करते हैं कि पेशेंट को रेडिएशन के साथ साथ कीमोथेरेपी के कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये हाई रिस्क फैक्टर्स उसमें मौजूद है तो हम उसमें कीमो ऐड करते हैं, लेकिन हर पेशेंट में कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशन ये पहला ट्रीटमेंट है, अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर रेडिएशन, एंड एज अ लास्ट ऑप्शन अगर कीमो की ज़रूरत पड़े तो उसे हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन शॉर्ट ये ट्रीटमेंट डिटेल्स है रिगार्डिंग ओरल कैंसर सर्जरी। ऑफ कोर्स जिनको ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो या बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो उनके लिए हमें ऑप्शन नहीं रहता है, हमें कीमो रेडिएशन से ही उनको ठीक करना होता है। लेकिन ये कैंसर्स बढ़े हुए रहते हैं या फिर हम ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये फैल चुके हैं। सो इफ़ डिटेक्टेड अर्ली दिस कैंसर इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल। छोटा जब जख्म होगा तब ऑपरेशन भी छोटा लगता है, तो जितना आप जल्दी चेक कराएंगे, जल्दी डायग्नोसिस कराएंगे और जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बीमारी जितनी जल्दी डिटेक्ट हो सकती है उतने कम ऑपरेशन में, उतने कम ट्रीटमेंट में पूरी तरीके से पेशेंट ठीक हो सकते हैं। Thank you for your patient listening, and if any questions please put it in the comments.
हम ज़रूर आंसर करना चाहेंगे एंड यू कैन रीच आउट टू अस ऑन फोन ऑन आवर कॉन्टैक्ट नंबर गिवन बिलो फॉर एनी अदर क्वेरीज दैट यू माइट हैव. थैंक यू.